सूरजपुर गांव के रहने वाले भुवन और उसकी पत्नी गौरी ने भी यही स्वाभिमान का रास्ता चुना था। खेतों में सालों तक दूसरों का काम करने के बाद आज उन्होंने अपनी एक छोटी सी शुरुआत की थी, देसी लिट्टी चोखा का ठेला। भुवन चूल्हे में उपले लगाते हुए पसीना पोंछता है। गौरी, आज से हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने हाथों की मेहनत का खाएंगे। जो सुकून इस आँच की गर्माहट में है, वो किसी सेठ की नौकरी में कहाँ। मुझे आपके हुनर पर पूरा भरोसा है जी। जब आप बैंगन और टमाटर को इस देसी आंच पर भूनते हैं तो महक दूर दूर तक जाती है। देखना, आज हमारा ये छोटा सा ठेला पूरे गांव का दिल जीत लेगा। गौरी का भरोसा सच्चा था। भुवन के हाथों में वाकई एक जादू था। उसने कोई बड़े मसाले या दिखावा नहीं चुना था, बल्कि चुना था सीधा, सादा और शुद्ध देसी स्वाद। भुवन बैंगन और टमाटर को जाली पर रखकर सेकने लगता है। सूरज थोड़ा और ऊपर आ गया है। सिक्की हुई सुनहरी लिट्टी को गौरी देसी घी के एक बड़े बर्तन में डुबोती है। तभी गांव के मास्टर जी अपना छाता पकड़े वहां से गुजरते हैं और ठिठक जाते हैं। जैसे ही उपलों की आंच पर बैंगन भुने और गरम लिट्टी शुद्ध देसी घी में डूबी तो उसकी सोंधी महक हवाओं में घुल गई और यह महक मास्टर जी को अपने बचपन की यादों में खींच लाई। मास्टर जी गहरी सांस लेते हुए और चेहरे पर खुशी लिए, वाह भुवन बेटे, ये खुशबू तो सीधे मेरे गांव की मिट्टी की याद दिला रही है। क्या बना रहे हो? प्रणाम मास्टर जी, आज ही ये छोटी सी दुकान शुरू की है। एकदम शुद्ध उपलों पर सिकी बाटी और सरसों के तेल, लहसुन, हरी मिर्च वाला चोखा है। आप बोहनी करवाएंगे तो हमारा दिन सवर जाएगा। मास्टर जी बेंच पर बैठते हुए, क्यों नहीं, लगाओ एक पत्तल, आज देखें तुम्हारे हाथों में कितना दम है। भुवन पलाश के पत्तों की पत्तल में 2 लिट्टी, कटोरी में चोखा और मूली प्याज का सलाद परोसता है। मास्टर जी पहला निवाला खाते हैं और उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अद्भुत, क्या स्वाद है। बड़े बड़े होटलों का खाना इस देसी स्वाद के आगे फीका है। जीते रहो बेटे। मास्टर जी के उन चंद शब्दों ने मानो भुवन की दुकान में जान फूंक दी। देखते ही देखते उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव के मजदूरों, किसानों और राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। हर कोई उस स्वाद का दीवाना हो गया था। तीसरे दिन दोपहर का समय है। ठेले पर 3 से 4 लोग खड़े हैं। तभी हाईवे से एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है। उसमें से रामू ड्राइवर उतरता है। रामू हड़बड़ी में, ए भाई, जल्दी से कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है और माल पहुंचाने में देरी हो रही है। बैठिए भाई जी, अभी देता हूँ गर्मा गर्म लिट्टी चोखा। अरे बैठना बैठना नहीं है, खड़े खड़े दे दे। पर चोखा गर्म है भाई जी, हाथ जल जाएगा। तू दे तो सही, ड्राइवर आदमी हूँ, इंजन की गर्मी से नहीं चलता, तेरे चोखे से क्या जलूंगा। गौरी रामू को गर्मा गर्म लिट्टी चोखा परोस देती है। रामू जल्दी से एक बड़ा निवाला मुंह में ठूसता है। अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रामू, क्या हुआ, मिर्ची तेज है क्या? मिर्ची नहीं, स्वाद तेज है। भाई ट्रक लेट होता है तो होने दे, पर ऐसा खाना मैं खड़े खड़े नहीं खा सकता। एक पत्तल और लगा। उसी समय गांव की चाची वहां आती हैं, अजीब सा मुंह बनाते हुए। अरे गौरी, ये बीच रास्ते में क्या धुआं फैला रखा है तुम दोनों ने? और ये कैसा काला काला चोखा है? चाची एक बार खाकर तो देखो। ना बाबा ना, मैं तो घर का ही खाती हूँ। बाहर का खाकर बीमार थोड़ी पड़ना है। अरे चाची, खाकर देखो, ऐसा स्वाद तो तुमने अपनी जवानी में भी नहीं चखा होगा। गुस्से में, जुबान संभाल कर बोल ट्रक वाले। ला रे भुवन, दे थोड़ा सा, देखूं तो ऐसा क्या अमृत घोल दिया है। भुवन उन्हें थोड़ी सी बाटी और चोखा देता है। चाची थोड़ा सा चखती हैं। उनका सिकुड़ा हुआ मुंह अचानक सामान्य हो जाता है। हिचकिचाते हुए, वैसे बुरा नहीं है, घी तो असली लग रहा है। एक काम कर, 2 पत्तल घर के लिए भी बांध दे, तेरे चाचा भी खुश हो जाएंगे। 2-3 दिनों के भीतर ही उस बरगद के पेड़ के नीचे एक मेला सा लगने लगा। भुवन की जेब में सिक्कों की खनक बढ़ने लगी थी और गौरी के चेहरे पर सुकून। लेकिन गांव में उड़ती हुई खुशबू अक्सर गलत नाक तक भी पहुंच ही जाती है। रतनलाल की बड़ी हवेली। कल्लू भागता हुआ आता है, हाफते हुए। सेठ जी, गजब हो गया। क्या हुआ बे, किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया क्या? जमीन पर नहीं सेठ जी, गांव वालों के पेट पर कब्जा कर लिया है। वो भुवन, उसने चौराहे पर लिट्टी चोखा का ठेला लगा लिया है।
लगाने दे, 2 दिन में औकात पता चल जाएगी। भूखा मरेगा तो खुद मेरे पैरों में गिरकर मजूरी मांगेगा। अरे काहे का भूखा मरेगा सेठ जी? लोग पागल हो गए हैं उसके खाने के पीछे। जो जगह आपने अपने नए रॉयल ढाबे के लिए सोच रखी थी, वहाँ तो मेले जैसी भीड़ लग रही है। वो आदमी एक दिन में इतना कमा रहा है जितना हमारा ट्रैक्टर हफ्ते भर में नहीं कमाता। रतनलाल की हंसी रुक जाती है। उसकी आंखों में लालच और जलन की आग साफ दिखती है। रतनलाल, 1-2 कौड़ी का मजदूर मेरी आंखों के सामने सेठ बन जाए, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। कल्लू, आज शाम को इसका ठेला उठाकर फेंक दे। रात होते होते भुवन और गौरी की सारी लिट्टी चोखा बिक जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपना ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों अपने हिस्से का खाना लेकर जैसे ही खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भुवन दरवाजा खोलता है तो सामने एक मुसाफिर खड़ा होता है। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और वो बहुत लाचार व भूखा दिखाई दे रहा था। लड़खड़ाती आवाज में, भाई कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से सफर कर रहा हूँ, रास्ते में मेरा बैग और पैसे कहीं गिर गए, बहुत जोरों की भूख लगी है। संकोच के साथ, जी खाना तो सारा खत्म हो गया है, बस 2 लिट्टी और थोड़ा चोखा बचा है जो हमने अपने लिए रखा था। बिना एक पल गवाए, गौरी, वो लिट्टी चोखा इन्हें दे दो। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे दरवाजे से कोई खाली पेट नहीं लौटना चाहिए। गौरी मुस्कुराकर वो आखिरी लिट्टी गर्म करती है, बचे हुए सारे घी में डुबोती है और बड़े प्यार से अभय को परोसती है। अभय भूख से कांपते हाथों से खाता है। भुवन और गौरी ने अपने पेट की आग को मारकर उस अनजान मुसाफिर की भूख बुझाई। उस दिन उस लिट्टी चोखा में सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि एक निस्वार्थ इंसानियत घुली हुई थी। खाते हुए आंखों में नमी के साथ, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। आपने जो मुझ पर एहसान किया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा बाबूजी? जब कभी आपके पास पैसे हों, तब किसी और भूखे को खाना खिला दीजिएगा, हमारा कर्ज उतर जाएगा। कुछ देर बाद मुसाफिर भोजन करके भुवन और गौरी का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। उधर दिन भर की थकान के बाद भुवन और गौरी चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे रतनलाल कुछ और ही साजिश रच रहा था। वो चुपचाप अपनी चाल चलने की तैयारी में लगा हुआ था। तभी कल्लू अपने 3 गुंडों के साथ पहुंचता है। वो सीधे आकर भुवन के ठेली तोड़ देता है। अब देखते हैं ये भुवन यहाँ कैसे ठेली लगाता है। अगले दिन सुबह होते ही भुवन और गौरी अपने ठेले पर पहुंचता है तो देखते हैं कि उनका मिट्टी का चूल्हा टूटा पड़ा है, बर्तन बिखरे हैं। सामने सेठ रतनलाल और कल्लू गुंडों के साथ खड़े हंस रहे हैं। सेठ रतनलाल को लगा कि वो कुछ पैसे फेंककर किसी भी गरीब के स्वाभिमान को कुचल सकता है। रात के अंधेरे में उसने भुवन का वो चूल्हा तोड़ दिया जो उसकी रोजी रोटी था। गौरी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे साथ ये सब किया? ये जमीन अब मेरी है। अब अगर तुमने यहाँ कदम भी रखा तो इस चूल्हे की तरह तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। सेठ रतनलाल, तुमने मेरा चूल्हा तोड़ा है, मेरी हिम्मत नहीं। तुम अपने पैसों के दम पर जमीन खरीद सकते हो, पर मेरे हुनर को नहीं खरीद सकते। एक मोटा डंडा उठाते हुए, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं सेठ जी। कल्लू जैसे ही डंडा लेकर भुवन की तरफ दौड़ता है, तभी अचानक पीछे से एक सायरन की तेज आवाज गूंज उठती है। एक सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से जिले का नया कलेक्टर बाहर निकलता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही अनजान मुसाफिर अभय है। वो कमजोर मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि इस जिले का नया कलेक्टर था। अभय कड़क और भारी आवाज में, हाथ नीचे कर कल्लू, वरना अगली सांस जेल की सलाखों के पीछे लेगा। रतनलाल और कल्लू कलेक्टर को देखकर कांपने लगते हैं। उनके हाथ से डंडा छूटकर गिर जाता है। गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ लेता है। अरे साहब, आप यहाँ? हुजूर, ये आदमी यहाँ गैर कानूनी कब्जा कर रहा था। मैं तो बस गांव की भलाई। चुप रहो रतनलाल, तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मेरे पास आ चुका है। तुम भोले भाले किसानों की जमीनें हड़पते हो। पीछे खड़े पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए, इंस्पेक्टर, इस आदमी और इसके गुंडों को तुरंत गिरफ्तार करो।
पुलिस रतन लाल और कल्लू को हथकड़ी पहनाकर जीप में डाल देती है। बाबूजी, आप तो कल। हाँ भुवन भाई, मैं ही हूँ। कल मैं सादे कपड़ों में इस इलाके का मुआयना कर रहा था। आपने जो निस्वार्थ भाव से मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया, उसने मुझे बता दिया कि इस गांव में ईमानदारी अभी भी जिंदा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है साहब। ये सरकारी जमीन अब से आधिकारिक तौर पर आपको आवंटित की जाती है। यहाँ अब आपका एक पक्का देसी लिट्टी चोखा ढाबा बनेगा। आपकी ईमानदारी ही आपकी असली दौलत है। और इस तरह एक घमंडी का अहंकार टूट गया और एक गरीब की ईमानदारी जीत गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।